नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है। क्या कोई कंपनी इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक पूरे देश को बर्बाद कर दे? उसकी जमीन, उसका पानी, उसकी खेती, सबको जहर बना दे और लाखों लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दे। आज की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि इस बात की है कि पैसा और पावर मिलकर इंसानियत को कैसे कुचल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे कॉर्पोरेट मॉन्स्टर की जिसने सिर्फ अपने मुनाफे के लिए पूरे देश को नरक बना दिया। भाग 1, कहानी की शुरुआत। साल 1833, लंदन। एक बड़े बिजनेसमैन थे, सैमुअल। उनका कारोबार था सी शेल्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था मार्कस सैमुअल। 1870 में पिता की मौत के बाद कारोबार का कंट्रोल बेटों के हाथ में आया। मार्कस ने केरोसिन, मिट्टी का तेल का व्यापार शुरू किया। लेकिन एक समस्या थी, उस दौर में तेल बैरल्स में भरकर जहाज से भेजा जाता था और बैरल्स लीक हो जाते थे, जिससे भारी नुकसान होता। भाग 2, मार्कस का बड़ा दांव। मार्कस ने इस समस्या को हल करने के लिए दुनिया का पहला ऑयल टैंकर डिजाइन किया। अब तेल सीधे टैंकर में लोड होता और आसानी से पोर्ट्स तक पहुंचता। 1892 में पहली बार मार्कस का टैंकर स्वेज नहर पार कर एशिया पहुंचा, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे ब्रिटिश कॉलोनियों तक। ये एक क्रांतिकारी पल था, क्योंकि पहली बार यूरोप और एशिया के बीच तेल का समुद्री कनेक्शन बन गया था। भाग 3, स्टैंडर्ड ऑयल से टक्कर। उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक बड़ी ऑयल कंपनी थी, स्टैंडर्ड ऑयल, जिसे रॉकफेलर फैमिली चलाती थी। स्टैंडर्ड ऑयल ने मार्कस को ऑफर दिया, हमारा तेल भी एशिया सप्लाई करो, कमीशन लो। लेकिन मार्कस ने सोचा, क्यों न खुद की कंपनी बनाई जाए। यह फैसला बेहद रिस्की था, क्योंकि रॉकफेलर से दुश्मनी लेना मतलब मौत को न्योता देना। लेकिन 1907 में मार्कस ने डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, शेल। भाग 4, शेल का उभार। पहले विश्व युद्ध में शेल ब्रिटिश आर्मी की सबसे बड़ी सप्लायर बनी। इतना बड़ा योगदान कि कई इतिहासकार कहते हैं अगर शेल नहीं होती तो शायद जर्मनी जीत जाता। अब 2 बातें साफ हो गईं। तेल 20वीं सदी का सबसे कीमती हथियार है। शेल स्टैंडर्ड ऑयल को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 ऑयल कंपनी बन गई थी। भाग 5, शिकार की तलाश। तेल का खेल आसान नहीं था। इसके रिजर्व्स कुछ देशों तक सीमित थे और एक्सट्रैक्शन महंगा। मार्कस को चाहिए था एक ऐसा देश जिसके पास तेल के बड़े भंडार हो, जो गरीब हो और जिसकी सरकार भ्रष्ट हो। ये सभी शर्तें पूरी होती थी एक ही जगह, नाइजीरिया। भाग 6, नाइजीरिया का काला अध्याय। 1940 के दशक में शेल ने नाइजीरिया में एंट्री मार ली। तेल के लालच में सरकार से पार्टनरशिप की ताकि कोई उन्हें रोक न सके। धीरे धीरे नदियां काली हो गईं, खेत बंजर हो गए, पीने के पानी में तेल मिलने लगा। किसान डरते थे, माचिस जलाई तो पूरा खेत जल जाएगा। लोग कैंसर और अजीब बीमारियों से मरने लगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। भाग 7, विरोध और खून। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, लेकिन सरकार खुद शेल की पार्टनर थी। 1990 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आर्मी ने गोली चला दी। 80 लोग मारे गए, 600 घर जला दिए गए। 1993 में नई पाइपलाइन के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में एक और हत्या हुई, 11 लोग घायल हुए। क्योंकि शेल न सिर्फ सरकार बल्कि आर्मी जनरल्स को भी भारी फंडिंग देती थी, हथियार, हेलीकॉप्टर सब गिफ्ट किए जाते थे। भाग 8, एक आदमी की हिम्मत। इस अंधेरे में एक आवाज उठी, केन सैरोविवा, लेखक, पर्यावरण कार्यकर्ता। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, शेल हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उनकी मुहिम ने शेल के ऑपरेशंस पर असर डालना शुरू किया। शेल ने उन्हें खरीदने की कोशिश की, नाकाम रही। तब एक चाल चली गई। भाग 9, साजिश और मौत। केन के गांव के कुछ स्थानीय नेताओं की हत्या कर दी गई। इल्जाम केन और उनके साथियों पर लगा दिया गया। गवाह खरीदे गए। 1995 में केन और 8 साथियों को फांसी दे दी गई। संदेश साफ था, शेल के खिलाफ बोलोगे तो यही अंजाम होगा। भाग 10, दुनिया का ध्यान। केन की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेल की आलोचना हुई। 2017 में 22 साल बाद अदालत ने शेल को आधा जिम्मेदार माना, लेकिन सजा सिर्फ $15 मिलियन का फाइन। भाग 11, लालच की हदें। 2018 में एक प्रॉपर्टी डेटा लीक से खुलासा हुआ। शेल ने नाइजीरियाई तेल मंत्री और सेना के जनरल्स को $1.3 बिलियन की प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। 2011 में 40,000 बैरल तेल नाइजर नदी में लीक हो गया। मछलियां मरी, खेत उजड़ गए, लोग प्यासे मरने लगे। शेल ने दोष पेट्रोलियम वर्कर्स पर डाल दिया। भाग 12, आने वाली पीढ़ियों पर असर। 2017 की एक स्टडी ने साबित किया, नाइजर नदी के 10 किलोमीटर के दायरे में पैदा हुए बच्चों के पहले महीने में मरने की संभावना 50% है। बचने वाले भी अक्सर मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम रहते हैं। भाग 13, आज का नाइजीरिया। आज नाइजीरिया में हालात गृहयुद्ध जैसे हैं। हथियारबंद समूह शेल और सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वजह सिर्फ एक कंपनी,
जिसने मुनाफे के लिए एक पूरे देश की किस्मत निगल ली। ये कहानी सिर्फ नाइजीरिया की नहीं, ये सबक है कि जब कॉर्पोरेट पावर और भ्रष्ट सरकार मिल जाए तो आम आदमी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। क्या आपको लगता है ऐसी कंपनियों को सिर्फ फाइन लगाकर छोड़ देना काफी है, या इन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के